बेटा क्लास 10th में बेसिकली हम लोग दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? दो केमिकल एलिमेंट्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं। बेसिकली दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल है NaCl, कॉमन सोल्ट। हमें पता है इसके पास इलेक्ट 281 के शेल, एल शेल, एम शेल। सिमिलरली जो दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, 287, तो क्या करता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। सो ऐसे जब बॉन्ड बनेंगे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बनेगा किन्हीं भी दो केमिकल एलिमेंट्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू केमिकल एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। कार्बन, कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, दो, तीन, चार। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Kl2 4, इसके पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये एक बॉन्ड बन गया। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ बन जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मीथेन के अंदर चार कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, किस किस के बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। नेक्स्ट यू कैन से, आपसे पूछ सकता है आयनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कीजिए। तो आप सिंपली लिखेंगे द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन टू केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, जिस कंपाउंड को बनाने के लिए अगर दो एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हो ना, तो उसको हम बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद रखनी है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। हाई का मतलब वैल्यू ज्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। सिर्फ दो स्टेट्स में ही, सॉल्यूशन की फॉर्म में और मोल्टन स्टेट में, ये आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, आप क्या करो, एक बीकर लो, इसमें मिनरल वाटर डाल दो। ठीक है, इसमें से पानी, पानी आपने डाल दिया फॉर एग्जांपल बिस्लेरी वाला, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा NaCl मिला दोगे ना, ठीक है, तो NaCl क्या हो जाएगा? जैसे ही मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो आयंस बन जाएंगे। कुछ तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, Na पॉजिटिव, और कुछ नेगेटिव आयन बन जाएंगे, Cl नेगेटिव। ठीक है, और इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से आप देखोगे, जब हमने पानी में नमक मिला दिया ना, तो जो सॉल्यूशन बना है ना, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो
हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़नी है, ठीक है। और बेसिकली तो ये यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टी लिखी हुई है, पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। बट ये चैप्टर तो कार्बन से रिलेटेड है ना, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कार्बन कंपाउंड्स बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो ये लिखी हुई है, यू कैन हाईलाइट दिस वन एज फर्स्ट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट, सारे नहीं लिखा हुआ, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट मीन्स दे बिहेव एज इंसुलेटर्स, अगर देखा जाए तो, ठीक है। हमें यही पता है, टेबल में लिखा हुआ है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड्स का और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज हो सकती है सेकंड एंड थर्ड। टेबल देखते हैं। कंपाउंड पहला है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है बेटा CH3COOH। इसका एक और नाम है क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, ठीक है। दोनों की यूनिट चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो केल्विन रहेगी। सेकंड कार्बन कंपाउंड है, देखो ये रहा, कार्बन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कार्बन के साथ और एलिमेंट भी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड में आओ, क्लोरोफॉर्म, CH Cl3, कार्बन ये रहा, एक हाइड्रोजन है, तीन क्लोरीन एटम है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए CH Cl3। मेल्टिंग पॉइंट 209, बॉइलिंग पॉइंट 334। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल, ठीक है। दो कार्बन, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ठीक है। 156, 351। मिथेन, जो हमने अभी पढ़ा था CH4, एक ही कार्बन है तो मिथेन, 90 केल्विन एंड 111 केल्विन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये हमारे विनेगर में भी होता है। जो हम कई बार विनेगर ऐड करते हैं पिकल्स में, सो दैट वो प्रिजर्वेटिव का काम करे और हमारा जो पिकल बनेगा वो, उसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ सकती है, ठीक है। आपने चाउमीन खाई हो, चाउमीन में भी विनेगर डलता है, सिरका बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, एक केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंडकरचीफ पे डालते हैं, हाँ बेहोश कर देते हैं। इथेनॉल अल्कोहल फैमिली का बंदा है, ठीक है। तो बताइए, आपको मिस यूज हो रहा है आजकल मैक्सिमम, ठीक है। मिथेन गैस है। नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर आपका आयनिक कंपाउंड है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू कोवेलेंट, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वीक। ये कौन सा पैरामीटर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल, सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स हैं, क्योंकि देखो वो पुअर कंडक्टर्स हैं, तो इंसुलेटर्स नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी में चले गए, इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी ऑप्ट कर ली। वी कैन से दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। आपको आयनिक कंपाउंड से क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, अगर आप उसको डिसोशिएट कर दोगे तो। लेकिन अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड को डिसोशिएट करोगे ना, तो आपको आयंस नहीं मिलेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे लिख दो एन एलिमेंट।
इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लास 9th में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सिंपल है, जैसे आप कार्बन का करके दिखा रखा है, मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 12। शेल लिख दो, के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में भी 8 आ सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे 2 ही बचे हुए हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लें हर एलिमेंट का, अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ आंसर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा, हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आएंगे, एम में भी 8 ही आएंगे। ठीक है, तो वो पूरी प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की बात करनी है, एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए 1 to 30, याद कर लो कम से कम। ठीक है, उन सबका एटॉमिक नंबर, उनके अंदर 1 to 30 एलिमेंट्स आज लिख के देखना, सभी के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ट्राई करना उनके मास नंबर भी याद हो जाएं। ठीक है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता होना चाहिए, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ द कार्बन? ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहला शेल के है, दूसरा शेल एल है, यहाँ पे 2 दे दिए तो कितने बच गए हमारे पास? 4 बच गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं बेटा 4। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव? इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है, इसीलिए कार्बन को बोलते हैं कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट कंपाउंड, एलिमेंट सॉरी, कार्बन है तो अकेला। ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। इसकी वैलेंसी टेट्रा का मतलब होता है 4 इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। वी नो दैट द reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। ठीक है, हमारे पास कुछ नोबल गैसेस भी हैं, लाइक नियोन, हीलियम, आर्गन। इन सब के पास क्या होती है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और इसीलिए इन सब की वैलेंसी की वैल्यू आपसे कोई पूछे ना, वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस, तो आंसर आएगा 0। ना ही अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नोबल। ठीक है, elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell। आयनिक कंपाउंड्स में मैंने बताया था ना क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो ये ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? केटायन बन जाएगा। क्लियर है? मान लो कोई एलिमेंट बी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज।
और ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। केटायन वो स्पीसीज है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा। एनायन वो केमिकल स्पीसीज हैं जो आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। In the case of carbon, it has 4 electrons in the outermost shell and need to gain or lose 4 electrons to attain noble gases। ठीक है, तो इसके पास इक्वल पॉसिबिलिटी है, या तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दोनों पॉसिबिलिटी नीचे शो की हुई है आपको, क्या होगा। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्टार मार्क दीज टू थिंग्स। पहला, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो चार्ज आएगा -1, 4 करेंगे तो -1 × 4, दैट विल बी -4, इसीलिए कार्बन के ऊपर C4 नेगेटिव दिखाया हुआ है, इट विल बी एन एनायन। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे कुछ स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आने वाली है, यू कैन से दिस विल बी अनस्टेबल। देखो, एटम में क्या होता है, ये होता है पहला शेल जिसको हम बोलते हैं कि, ये होता है सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं आसपास, तो उन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा, ये जो शेल्स है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, उसमें क्या करते रहते हैं, ऑर्बिट सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, अगर मान लो सेकंड केस, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो चार्ज आएगा +1, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +1 × 4, दैट विल बी ऑल्सो +4। But it would require a large amount of energy to remove the 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in the nucleus holding on to just 2 electrons। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, अनस्टेबल हो रहा था न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सिर्फ 6 प्रोटोन है और उसको होल्ड करना है 10 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और फाइनली क्या होगा, 6 प्रोटोन बच जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये वाला, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल क्या है, ये वाला। ठीक है, अब क्या करता है, ये तो पता चल गया कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है टोटली, ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो क्या करें, ये दोनों ही केसेस क्या हैं, इन दोनों में से ये फेवरेबल जरूर है, बट अगर जनरली सोचा जाए तो दोनों ही क्या है, डिफिकल्ट है। तो कार्बन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, तो उसने क्या शुरू कर दिया, उसने कहा कि आई विल बी शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। और मैंने बताया था ना, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम क्या था बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग, not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner. The shared electrons belong to outermost shells of both the atoms and lead to the both atoms attaining the noble gas configuration। ठीक है, अब देखो, मीथेन, 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो कार्बन के वैलेंस शेल में है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ए शेल, एल शेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, 4 यहाँ दे दो। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया डॉट से। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो के शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन, 1 2
3 4, ये इसका इलेक्ट्रॉन रहा, क्रॉस से बना दिया है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन ने शेयरिंग शुरू कर दी। शेयरिंग का मतलब शेयर वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इसके लिए भी काउंट हो जाएगा। इसके पास दो हो गए तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। इसके पास भी दो हो गए, हाइड्रोजन दो में स्टेबल हो गया। इसके पास भी दो हो गए, एक बार शेयरिंग वाला काउंट किया जाएगा तो ये भी स्टेबल हो गया। इसके पास भी दो हो गए शेयरिंग करने के बाद, ठीक है, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। और दूसरे केस में अगर आप कार्बन के पास देखेंगे ना, कार्बन के खुद के तो आएंगे ही आएंगे, एक बार कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन वालों को भी काउंट करेगा अपने अंदर। अब इस पर्पल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा।